और अभी अभी हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन में भी ओके आपको सर। मिल जाएगा। देखिए ये एक्सरसाइज 1.8 है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इन एक्सरसाइज 1 थ्रू 4 solve the linear system ax is equal to b with the given LU factorization of the coefficient matrix. Solve the system using a forward substitution followed by a backward substitution. ठीक है, तो ये इन्होंने एक सिस्टम लिया है, इनमें से मैं कोई एक क्वेश्चन कर लेता हूँ तो जिसमें कैलकुलेशन कम हो ना, वो कर लेता हूँ। यहाँ पर तो एलयू फैक्टराइजेशन गिवन है, मतलब हमने फैक्टराइजेशन फाइंड नहीं करनी। देखिए ए मैट्रिक्स गिवन है और इसके एल और यू दो फैक्टर्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए मैट्रिक्स गिवन है, एल और यू फैक्टर्स गिवन है, 3 में भी 4 में भी फैक्टर्स इसमें गिवन है। ठीक है, तो आपने सिंपली इनको बस आपने वो फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने अप्लाई करने हैं। और मैं इसमें एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, चले कौन सा करें, ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। 8 क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फैक्टराइजेशन ऑलरेडी गिवन है। तो आपके पास ये सिस्टम है ax इज इक्वल टू b, इसको आप a को फैक्टराइज कर लेंगे तो a आपके पास बन जाता है lu इंटू एक्स इक्वल टू बी। lu हमें ऑलरेडी गिवन है। फिर आप इस सिस्टम को इस अंदाज में लिख लेते हैं एल एन टू यू एक्स इक्वल टू बी। फिर यू एक्स को आप रिप्लेस कर देते हैं z से और आपके पास सिस्टम इस फॉर्म में आ जाता है एल जेड इज इक्वल टू बी। फिर आप इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं यूजिंग फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन। फॉरवर्ड इसको आप सॉल्व करेंगे फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो एल यहां पर हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, एल जेड इज इक्वल टू बी हम लेंगे। आप चेक करें कि इस ए का ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 4/4। तो जेड हमारे पास एक वेक्टर होगा जिसकी कितने कंपोनेंट्स होंगी, 4। तो आप ले एल जेड इज इक्वल टू बी, इसको पहले सॉल्व करें। एल इज गिवन, z is unknown, and b is -2 -2 -16 -66। L क्या है, L है 100210 -1310 1000 2100 -1310 और 4321 4321। इसको पहले सॉल्व कर देखिए। फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिलेगा z1 इज इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन से हमें मिलेगा 2 इंटू z1 प्लस z2 इज इक्वल टू -2। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन 2 इंटू z1 प्लस z2 इज इक्वल टू -2। सो z1 इज -2, तो यहाँ -4 आ जाएगा, वो इस साइड पे शिफ्ट होगा तो +4 बन जाएगा। तो z2 इज इक्वल टू +2। थर्ड इक्वेशन से हमें मिलेगा -z1, तो -z1 का मतलब है +2 +3z2, तो +3z2 मतलब ये है 6 प्लस z3 इज इक्वल टू -16।
8 ये यहाँ पर आएगा तो -8 बन जाएगा, तो Z3 इज इक्वल टू -24। Z3 इज इक्वल टू -24। फिर फोर्थ इक्वेशन से 4Z1 आएगा, तो 4Z1 का मतलब है -8। फिर 3Z2 मतलब 6। फिर प्लस 2Z3 का मतलब -48 प्लस Z4 इज इक्वल टू -66। तो ये -8 और -48, ये -56 है। -56 और 6, ये -50 जब यहाँ पर आएगा तो +50 बन जाएगा, तो Z4 इज इक्वल टू -16। Z4 इज इक्वल टू -16। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, ux इज इक्वल टू z को। तो अब आप u ले, u और x तो अननोन है, जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। What is u? U is 2301 0 minus 131 2301 0 minus 131 और 00 minus 25 minus 25 और 004। ux is equal to z, that is -2 +2 -24 and -16। इसको सॉल्व करें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से, तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन 4x4 is equal to -16। So this implies that x4 is equal to -4, and from equation 3 -2x3 plus 5x4, तो 5x4 जो है ना ये -20 आ जाएगा, is equal to -24। ये -20 इधर आएगा तो +20, तो -4 बन जाएगा। -4 को -2 पे डिवाइड करेंगे तो +2 आ जाएगा। x3 is equal to 2, और इस तरह यहाँ पर ये होगा -x2 प्लस 3 इंटू x3, ये होगा 6 और प्लस x4 तो ये है -4 और इज इक्वल टू 2। तो 6 minus 4 is 2 and 2 cancel, तो x2 is equal to 0। x2 is equal to 0 जब यहाँ पर पुट करेंगे तो 2x1 इक्वेशन 1 में, तो 2x1 प्लस x2 तो x2 is 0, 1 आता है, 1 आता है, x3 भी 0, x4 जो है ना वो -4 है। चलिए सही है, -4 इज इक्वल टू 1 तो नहीं आता है, हाँ -2, तो -2 प्लस 4 2, अच्छा 1 आता है बिल्कुल। x1 इज इक्वल टू 1,
तो ये हमारा सोल्यूशन है। x2 x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू 2 एंड x4 इज इक्वल टू -4। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपको ऑलरेडी फैक्टराइजेशन गिवन है, ठीक है। और अब ये जो 5 से 10 तक क्वेश्चन है ना, इनमें आप लोगों ने मैट्रिक्स को फैक्टराइज करना है। पहले फैक्टराइज करें और फिर सॉल्व करें। तो मैं कर लूं या आप खुद कर लेंगे? सर कर लेंगे। हाँ, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है, यो ठीक है किनो जी। यो पक्यू की वोडू के शांदे बस हाँ हाँ 7 दतो कमा आओ जो पे सही। क्वेश्चन नंबर 7। ax इज इक्वल टू b सिस्टम को हमने सॉल्व करना है जिसमें मैट्रिक्स ए हमारे पास है मैट्रिक्स ए 4 2 3 2 0 5 1 2 1 4 2 3 2 0 5 1 2 1 और बी क्या है 1 - 1 3 5 -1 3। फैक्टराइज ए 1 - 1 3 है। अच्छा 1 - 1 3 ए को फैक्टराइज करना है हमने, तो पहले आप एल जो है ना वो आप ले 1 0 0 ब्लैंक 1 0 और ये यहाँ पर दो ब्लैंक्स आप लेने हैं और 1, इनको हमने फिल करना है। ये 1 का आपको रीजन अभी पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर 1 क्यों लेते हैं, वाई। ये जीरोस तो बाय डिफिनेशन है, ठीक है। नाउ रिड्यूस दिस मैट्रिक्स टू यू। वी हैव टू रिड्यूस दिस मैट्रिक्स टू यू थ्रू रो ऑपरेशन। सो द फर्स्ट रो ऑपरेशन इज, देखिए मैंने आपसे कहा कि रो ऑपरेशन में हमें सिर्फ एक रो ऑपरेशन अलाउड है by multiplying by adding or subtracting a multiple of one row to another row। एक यहाँ पर ये 4 है ना, एचेलॉन फॉर्म में हम पहला हम क्या करते हैं उसको हम 1 बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अलाउड नहीं है, इसको 1 बनाना अलाउड नहीं है, एलयू फैक्टराइजेशन में अलाउड नहीं है। 4 2 3। अच्छा अब इसको हम क्या करेंगे, रो 2 को हम इस तरह ये 0 बनाएंगे ना, तो -1 और 2 R1 लेंगे, ठीक है। और यहां पर तो 3 -1 और 4 R1। तो ये 2 - 2 0 और 0 - 1 -1 और 5 -3/2 7/2 7/2 और 1 - 1 0 और 2 -1 और 2 3/2 Yes, sir. और 1 -3/2 3/4 हाँ -1 और 2, ठीक है ना। सर 1 - 3/4 यहां से -1/4 होगा। अच्छा 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 Yes, sir. 1 by 2, ये 1 और 2 नहीं होगा जब इसको 4 पे डिवाइड करेंगे। नहीं सर, लास्ट वाला। एंड पे अच्छा 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 ये वाला। यस सर। तो सर +1 आएगा।
क्या आएगा 1 माइनस 3/4 आएगा ना, तो 4 माइनस 3 तो प्लस 1/4 आएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब देख यहां पर हमने कौन कौन से मल्टीप्लायर यूज किए, -1 और 2, -1 और 4। तो यहां पर आप लेंगे +1 और 2, और +1 और 4। ठीक है, अब हमने इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो अनदर रो ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे। वो क्या होगा, रो 2 रो 3 3 plus 2/3 R2. प्लस 3/2 3 R2. 3/2. ये R2, तो ये +3/2 है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर माइनस -3/2. -3/2। तो ये 4 2 3 0 -1 7/2 और 0 -3/2 + 3/2 0 1 ओवर 4 और प्लस 21/4 21/4 आएगा, 22/4 आ जाएगा। सही है, तो 11/2। सही। तो ये जो है ना, ये जो मैट्रिक्स, ये हमारा क्या होगा, दिस इज यू नाउ, दिस इज यू एंड दिस इज एल। और अब वही जो हमने क्वेश्चन 3 में जो प्रोसीजर अप्लाई किया था वो अप्लाई कर ले। ठीक है, हाँ, जिसने कहा था कि क्वेश्चन सॉल्व करें, तो अब इसके बाद तो जो प्रोसीजर हमने क्वेश्चन 3 में किया था ना, वो आप कर लें। Yes, sir. नेक्स्ट चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में एक एक्सरसाइज है 2.3, वो आप लोगों ने खुद करना है। वही ट्रांसफॉर्मेशंस है जो हम ऑलरेडी 1.5 में डिस्कस कर चुके हैं। तो चैप्टर 2 आप लोगों को मैं एज असाइनमेंट दे दूंगा, और उसमें एक क्विज भी चलो फिर ले लेंगे मिड टर्म के बाद। ठीक है, और मैं अभी 2.5 डिस्कस करता हूँ। 2.5 की कुछ चीजें हैं जो जरूरी है। एक्सरसाइज 2.5 मार्को प्रोसेस से रिलेटेड है, तो वो शुरू कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.5। सर ये अभी तो ईद खत्म हुआ है सर जी, थोड़ा तो हाँ, ठीक है सर जी, कर लेंगे। 2.3 खैर है, आप कर लें, वो पेपर बाद में कर लेना मिड टर्म के बाद आराम से। वो वही ट्रांसफॉर्मेशन है ना, रोटेशन और डायलेशन और कंट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। सही है, उसमें कोई नया नहीं है। उसमें जो जरूरी तेरह क्वेश्चन थे वो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, जिस तरह हमने ट्राइंगल को रिफ्लेक्ट किया था। अब इस तरह इस एक्सरसाइज में आप स्क्वायर को रिफ्लेक्ट करेंगे, रेक्टेंगल को रिफ्लेक्ट करेंगे या रोटेट करेंगे। तो वही क्वेश्चन है, इन्होंने सिर्फ रिपीट किया है वो प्रोसेस। ठीक है, तो 2.5 शुरू कर लेते हैं। पर एम टर्म के बस सिर्फ पियो चैप्टर ही सर जी एक नदा यो पक्यो पे अब मादा टॉपिक न को दारा मिड टर्म है सर। सही ना। खाजी खा मार्को चेन्स। मार्को चेन्स, देख ये मार्को ये मैथमेटिशियन था, ये उसके नाम से मंसूब है ये टॉपिक। मार्को चेन किसे कहते हैं, या मार्को प्रोसेस। अ मार्को चेन और अ मार्को प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन व्हिच द प्रोबेबिलिटी of a system being in a particular state at a given observation period depends only on its state at the immediately preceding observation period। तो ये कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा अगर कोई एक स्टेट, मतलब किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मौसम की बात करें ना, तो मौसम दो तरह की उसकी पॉसिबिलिटी होती है। वैसे तो तीन की हो सकती है, लेकिन नॉर्मली या तो बारिश होगी तो उसको हम रेनी वेदर कहते हैं, या मतलब मौसम साफ होगा उसको हम ड्राई वेदर कहते हैं। तो ये बारिश
जब होती है ना, when it is raining, so it is one state of that process, and when it is a dry weather, so it is the other state of that process. तो यहाँ पर अब दो स्टेट्स हैं, इस प्रोसेस के दो स्टेट्स हैं। तो आप लोग अक्सर देखते हैं कि ये मौसमियात वाले प्रिडिक्ट करते हैं कि कल बारिश होगी कि नहीं, परसों बारिश होगी कि नहीं, मतलब एक हफ्ते का भी वो आपको पूरा सा वो स्केड्यूल आपको बता देते हैं कि किस दिन मौसम कैसा रहेगा। तो ये मार्को प्रोसेस की एप्लीकेशंस है कि इसकी मदद से थ्रू दिस प्रोसेस वी कैन प्रिडिक्ट अ वेदर आल्सो। ठीक है, यहाँ पर इसमें होता क्या है कि आज का जो मौसम है, ये जो स्टेट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द वेदर ऑफ यस्टरडेज वेदर। मतलब आज का जो मौसम है ना, ये जो स्टेट है, आज मौसम खुश्क है, तो ये जो स्टेट है, दिस डिपेंड्स ऑन द स्टेट यस्टरडेज स्टेट। कल मौसम कैसा था, ये वाला मौसम उस पर डिपेंड करता है। तो ये हम स्टडी करेंगे और यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस करते हैं कि in this process the probability of a system being in a particular state at a given observation period। ऑब्जर्वेशन पीरियड मतलब जब आप किसी चीज को आप ऑब्जर्व करते हैं, फॉर एग्जांपल इस वक्त आप मौसम को देख रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन पीरियड। तो इस वक्त आप मौसम को ऑब्जर्व करते हैं, तो इसकी बुनियाद पर आप कल के मौसम को आप प्रिडिक्ट करेंगे कि कल के मौसम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये जो मौसमियात वाले हैं ना, ये हर शहर का, हर सिटी और जो हर डिस्ट्रिक्ट का ये जो मौसम होता है ये वेरी होता है। फॉर एग्जांपल पेशावर में इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती, तो इसका एक अलग उस स्केड्यूल होगा। ठीक है, अब आप जाएंगे ये पहाड़ी इलाकों में, मतलब ये इस्लामाबाद में अक्सर बारिशें ज्यादा होती है। ठीक है, मरीबाद में वहां पर बारिशें ज्यादा होती है, ये कश्मीर के साइड पे भी ज्यादा होती है। तो ये जो स्टेट्स है, ये जो प्रोसेस है, ये डिफरेंट होगा डिफरेंट सिटीज के लिए, और डिफरेंट कंट्रीज में भी डिफरेंट होता है। ठीक है, सो मार्को इज अ प्रोसेस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, अब ये वेदर हमारे पास सिस्टम है। अब ड्राई वेदर ये एक स्टेट है और रेनी वेदर ये दूसरा स्टेट है। तो इस वक्त हम दो स्टेट स्टडी कर रहे हैं, ड्राई वेदर और रेनी वेदर। सो व्हेन अ सिस्टम इज बीइंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट at a given observation period, it depends only on its state at the immediately preceding observation period। immediately preceding, इससे जो पहले observation period था उस पर डिपेंड करता है। तो suppose that the system has impossible states, देखिए हमने यहाँ पर दो स्टेट डिस्कस कर लिए, rainy weather and dry weather, so we have two states। अब ये कहते हैं कि if we have a system, अब एक सिस्टम है, उसके इन स्टेट्स है, for each I is equal 1 2 3 up to n and j is equal 1 2 3 up to n, Tij, ये जो Tij है, Tij, this denotes the probability, Tij। तो ये j जो इंडेक्स है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस बी द प्रोबेबिलिटी दैट इफ द सिस्टम इज इन स्टेट j at a particular certain observation, it will be in state I at the next observation period। Tij is called the transition probability। ठीक है, ये कहते हैं कि ये जो Tij है, this is the probability and this index, this denotes that the system is in state j now and it will be in state I। ठीक है, तो ये प्रेजेंट स्टेट को डिनोट कर रहा है, ये j जो सबस्क्रिप्ट है, और ये जो है ना, ये फ्यूचर स्टेट को डिनोट कर रही है जो आई है। मतलब अगर आपको कोई प्रोबेबिलिटी देते हैं 2 1, तो ये 1 जो है ना प्रेजेंट स्टेट को डिनोट करेगा, और 2 जो है ये फ्यूचर को, आने वाले स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जो बाद में आता है ना, जो इंडेक्स बाद में आता है वो करंट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इंडेक्स पहले आता है वो बाद में आने वाले स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चूंकि Tij is the probability, so Tij must lie in the interval 0 less or equal to Tij less or equal to 1, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन नेगेटिव इंडेक्स always lies between 0 and 1। ये हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी इज नॉन नेगेटिव एंड इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। तो अगर किसी सिस्टम में इन स्टेट्स हैं
तो उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी लाजमी तौर पे वो क्या होगी, 1 के बराबर होगी। फॉर एग्जांपल आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। देयर आर टू स्टेट्स, हेड और टेल, तो टोटल प्रोबेबिलिटी टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 और हेड की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, सो द टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। किसी भी सिस्टम में जितनी भी स्टेट्स है, अगर n स्टेट्स है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द स्टेट्स मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इफ दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ T1j, this is T2j and this is Tnj, so the sum of all these probability must be equal to 1। अब ये कहते हैं कि हमारे पास जो जितनी भी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज होती हैं, अगर एक सिस्टम की n स्टेट्स हैं तो उनकी जो प्रोबेबिलिटीज होंगी वहां से एक n बाय n मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, अगर एक सिस्टम है उसके n पॉसिबल स्टेट्स हैं तो उन प्रोबेबिलिटीज, वो जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं उनसे एक सिस्टम बने, उनसे एक मैट्रिक्स बनेगा। वो मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होंगी तो वो एंट्रीज होंगी द प्रोबेबिलिटीज। उस मैट्रिक्स को हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बनता है इसको हम प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं या ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी हम इसको कहते हैं, या इसको हम स्टोकास्टिक मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इस मैट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है टू स्टडी अ सिस्टम या टू प्रिडिक्ट अ सिस्टम, द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम। ये जो मैट्रिक्स होता है इसकी जो एंट्रीज होती हैं, दिस मैट्रिक्स कंटेन्स द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो अगर किसी सिस्टम की 2 स्टेट्स है तो हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स बनेगा। अगर किसी सिस्टम की 3 स्टेट्स है तो हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स बनेगा। और अगर किसी सिस्टम के n स्टेट्स है तो हमारे पास n/n मैट्रिक्स बनेगा। एंड दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स या ट्रांजिशन मैट्रिक्स या स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। और इन प्रोबेबिलिटीज को हम कहते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास बनता कैसे है, अब हम ये डिस्कस करते हैं। ये काफी आसान है। असल मुश्किल काम जो है ना इसमें यह है कि ये फॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स है। ठीक है, कि हाउ टू राइट द एंट्रीज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब देखिए यहां पर ये एग्जांपल नंबर 1 है कि सपोज दैट द वेदर इन अ सर्टेन सिटी इज आइदर रेनी और ड्राई। देखिए 2 स्टेट्स यहां पर गिवन है। As a result of extensive record keeping, it has been determined that the probability of a rainy day followed by a dry day is 1/3। देखिए हमने यहां पर डिस्कस किया कि Tij denotes the probability, this denotes the probability of states I followed by J। मतलब J गुजर चुका है और I आ रहा है, I followed by J। ठीक है, it is in state J and I is the future state। ठीक है, तो यहां पर यह है कि keeping it has been, देखिए हर शहर का अपना एक रिकॉर्ड होता है। जिस तरह पेशावर शहर है तो यहां पर ये जो मौसमियात वाले हैं इनके पास रिकॉर्ड होगा कि किस महीने में ज्यादा बारिश होती है, कितने दिनों बाद बारिश होती है। हर शहर का अपना एक रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव रिकॉर्ड, ये किसी शहर का इन्होंने ये लिया है, इट हैज बीन डिटरमिन्ड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेनी डे फॉलोइंग अ ड्राई डे, फॉलोइंग अ ड्राई डे इज 1/3। फॉलोइंग अ ड्राई डे मतलब ड्राई डे गुजर चुका है, अब बारिश होने वाली है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है 1/3। And the probability of a rainy day following a rainy day, अब कल भी बारिश हुई थी, आज भी बारिश होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है 1/2। Let D be the dry day and R be a rainy day। तो अब मैट्रिक्स हम किस तरह बनाएंगे, चूंकि 2 स्टेट्स हैं, हमारे पास जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगा वो होगा 2/2। इसमें 2 कॉलम्स होंगे और 2 रोज होंगे। तो एक कॉलम ये ड्राई वेदर के लिए है और ये रेनी वेदर के लिए है। यहां पर भी आप लिख दें ड्राई और यहां आप लिख दें रेनी।
क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होती है ना, यहाँ पर ये जो है ना, ये T11 होगा, फर्स्ट एंट्री इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एंड दिस इज द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इस तरह दिस इज द सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज द सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो अगर हम देखें ये जो वन है, वन डिनोट्स अ ड्राई वेदर। ठीक है, तो T11 मीन्स दैट अ ड्राई वेदर फॉलोइंग अ ड्राई वेदर। T11 मीन कि आज भी मौसम खुश्क है और कल भी मौसम खुश्क होगा, तो दिस इज T11। ये जो T12 है, दिस मीन दैट T2 इज फॉर रेनी वेदर। ठीक है, तो आज बारिश हो रही है, कल मौसम खुश्क होगा, ये उस प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है। एंड T21 इसका मतलब है कि आज मौसम खुश्क है, कल बारिश होगी, तो ये उस प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है। एंड दिस T22 is the probability of a rainy weather following a rainy weather, कि आज भी बारिश हो रही है और कल भी बारिश होगी, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अब इन्होंने यहां पर हमें बता दिया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, और ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तो यहां पर हमने टोटल प्रोबेबिलिटी, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कॉलम इन अ ट्रांजिशन मैट्रिक्स मस्ट बी 1 and the total probability of this column in the transition matrix must be 1। ये जो हमारे पास जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स होता है, इसमें हर एक कॉलम की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो लाजमी तौर पे 1 के बराबर होगी, लाजमी तौर पे 1 के बराबर होगी। अच्छा, अब यहां पर इन्होंने लिखा है कि इट हैज बीन डिटरमाइंड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेनी फॉलोइंग अ ड्राई, रेनी फॉलोइंग अ ड्राई, तो रेनी फॉलोइंग अ ड्राई का मतलब यह है कि रेनी following a dry, this is 1 over 3। So rainy following a dry is T1 over 2, so 1 over 2 is 1 over 3। ठीक है, अब इस कॉलम की, अब यहां पर इसका जिक्र नहीं किया गया, इसका जिक्र नहीं किया गया, ड्राई फॉलोइंग अ ड्राई हमें नहीं बताया गया। ठीक है, तो ये एंट्री आपने खुद कैलकुलेट करनी है। ये एंट्री क्या होनी चाहिए, ऐसी एंट्री आप लेंगे जिसको आप 1 और 3 में ऐड करें और आपको 1 मिल जाए, तो ये क्या होगा 2/3। 2/3। हाँ, the sum must be equal to 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है कि the probability of a rainy day following a rainy day is 1 over 2। तो a rainy day following a rainy day, तो T22 this is 1 over 2, तो इसका हमें बताया गया है कि दिस इज 1 over 2। अगर ये 1 over 2 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 1 over 2। 1 over 2 होगा, क्योंकि टोटल 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स। देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया है। अब इस मैट्रिक्स को आप यूज कर सकते हैं टू स्टडी द वेदर और टू प्रेडिक्ट द वेदर फॉर 1 वीक, फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 वीक्स। ठीक है, ये इस मैट्रिक्स को, और ये जिस शहर के लिए है ना, फॉर एग्जांपल ये जो डेटा है ये पेशावर शहर से लिया गया है, तो फिर ये मैट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं टू प्रेडिक्ट द वेदर ऑफ पेशावर सिटी। इसको आप किसी और शहर के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है ये वेरी कर सकता है, वेरी करता है सिटी टू सिटी। ठीक है, इसी तरह ये एक और एग्जांपल है, अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन वो मैं आपके साथ पर डिस्कस करूंगा। एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। A market research organization is studying a large group of coffee buyers who buy a can of coffee each week. It is found that 50% of those presently using brand A will again buy brand A next week. 25% will switch to brand B and 25% will switch to another brand. ठीक है, of those using brand B now, 30% will again buy the brand B next week, 60% will switch to brand A and 10% will switch to another brand. Of those using another brand now, 30% will again buy another brand next week, 40% will switch to brand A and 30% will switch to brand B। अब ये कहते हैं कि एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्टडी कर रहा है कॉफी बायर्स को एक शहर में। तो 3 तरह के ब्रांड्स है, एक ब्रांड ए है, दूसरा ब्रांड बी है और तीसरा चल वो ब्रांड डी है। तो इनकी स्टडी के मुताबिक इन्होंने पूछा होगा, सर्वे इन्होंने किया है, लोगों से इन्होंने पूछा होगा
कि आप ब्रांड ए यूज कर, आप कौन सा ब्रांड यूज करते हैं? तो ब्रांड, कुछ लोगों ने कहा होगा कि हम ब्रांड ए यूज करते हैं, कुछ लोगों ने कहा होगा कि हम ब्रांड बी, और कुछ लोगों ने कहा कि हम ब्रांड डी यूज करते हैं। तो पहले इन्होंने पूछा होगा कि अच्छा इस हफ्ते तो आपने ब्रांड ए यूज किया है, अगले हफ्ते आप कौन सा ब्रांड यूज करेंगे? तो उनमें से 50% लोगों का जवाब ये रहा है कि हम ब्रांड ए ही यूज करेंगे। 25% ये कहा है कि हमने ब्रांड बी लेना है, और 25% ने कहा कि हमने ब्रांड डी लेना है। तो ये जो ब्रांड ए है ये मेरे ख्याल में महंगा है, और ये ब्रांड बी इस तरह रेट के लिहाज से भी, तो हो सकता है कुछ लोग बजट के मुताबिक वो स्विच करते हैं, कुछ लोग क्वालिटी के मुताबिक, मुख्तलिफ मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह ब्रांड बी वालों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यार हम 30% लोग जो है ना वो ब्रांड बी ही खरीदेंगे, 60% जो है वो ब्रांड ए, और 10% जो है ना वो ब्रांड डी लेंगे। और सिमिलरली इज द केस फॉर ब्रांड डी। तो अब यहाँ पर ट्रांजिशन मैट्रिक्स, तो ये 50%, 25%, दीज आर द प्रोबेबिलिटीज। तो अब ये मैट्रिक्स हम किस तरह बनाएंगे? पहले आप मैट्रिक्स बनाओ ना, मैट्रिक्स क्या होगा? व्हाट विल बी द ट्रांजिशन मैट्रिक्स? ए बी एंड डी, ये थर्ड ब्रांड है, और ए बी डी। तो चलिए वो एंट्रीज लिख लें। T11, T12, इसमें 1 जो है वो ब्रांड ए को डिनोट कर रहा है, 2 ब्रांड बी को डिनोट कर रहा है, और 3 ब्रांड डी को डिनोट कर रहा है। 1 is for A, 2 is for B, and 3 is for brand D. इसका ये है T21, T22 and T23, T31, T32, T33। देखिए T11 का मतलब क्या है? T1, इस वन का मतलब है कि दे वर यूजिंग ब्रांड ए, एंड इस वन का मतलब है कि दे विल अगेन यूज ब्रांड ए। तो T11 इसका मतलब है कि दे वर यूजिंग ब्रांड बी, नाउ दे विल स्विच टू ए। इसका मतलब है कि दे वर यूजिंग डी, नाउ दे विल स्विच टू ए। इसका मतलब है कि दे वर यूजिंग ए एंड नाउ दे विल स्विच टू बी। इसका मतलब है कि दे वर यूजिंग बी एंड दे विल अगेन यूज बी। इसका मतलब है कि दे वर यूजिंग डी and now again they will switch to B. इसका मतलब है कि they were using A and now they will switch to D. They were using B and they will switch to D. They were using D and they will again buy D. Now write the percentages. ये हमें already ये information given है कि 50% of A will again use A. 50% का मतलब है क्या? 0.50. 0.50. ठीक है, 25 will switch to B and 25 will switch to D. So 25 will switch to B and 25 will switch to D. आप ऐड करें, टोटल कितना आता है? 1। ठीक है, 1. अच्छा ब्रांड बी में 30% will again use B and 60 will switch to A and 10 to D. So 60% will switch to A, 0.6. 30% will again buy B and 10% will use D. For third, 30% will switch to 40% will switch to A, 30 will B and अच्छा 40 A में है, 40% A में स्विच कर जाएंगे, 30% B में स्विच कर जाएंगे, और 30%
डी में रह जाएंगे। तो टोटल 1, टोटल 1, टोटल 1। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स की ये खूबी है कि इसके हर एक कॉलम से, ये बात याद रखें, the sum of all the entries in each column must be equal to 1। अगर 1 नहीं आता तो फिर ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स नहीं है। इसकी समझ आ गई? क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, यस चलिए सर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस पे क्वेश्चंस। ये कहते हैं ना कि ये लेट दिस बी denote the states vector of the Markov process at the observation period k, where pkj is the probability of the system in state j at the observation period k. The state vector x0 at the observation period is called the initial state vector। देखिए state vector का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप आज से, आप, मैं वही वेदर की बात करूंगा, आप आज से वेदर को स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। वेदर को अगर आप लें तो इनिशियल स्टेट वेक्टर होता है, तो इनिशियल स्टेट वेक्टर को ही डिनोट करते हैं x0 से। वेदर का हमने बता दिया कि उसके दो पॉसिबल स्टेट्स है, एक ड्राई वेदर है और एक रेनी वेदर है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट वेक्टर जो होता है इसमें भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं। तो अब इस वक्त अभी आप स्टडी कर रहे हैं, इस वक्त आप देखिए सूरज है, मौसम बिल्कुल साफ है, तो ये जो इनिशियल स्टेट वेक्टर होगा, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राई वेदर, क्योंकि अभी मौसम खुश्क है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राई वेदर बिकॉज इट इज अ श्योर इवेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। सो द ड्राई वेदर के लिए हमारे पास क्या होगा, 1 आ जाएगा, और चूंकि बारिश नहीं हो रही, सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0। सो दिस 1 0 इज कॉल्ड द इनिशियल स्टेट वेक्टर, ठीक है। एंड दीज टू आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स। सो नाउ इट इज एट द इनिशियल स्टेट एंड द इनिशियल स्टेट इज डिनोटेड बाय x0। तो ये कहते हैं कि द स्टेट वेक्टर एट ऑब्जर्वेशन पीरियड के, मतलब ये हमने आज से शुरू किया है ना, पहला दिन है तो 0 है, कल जो है ना ये x1 बन जाएगा, परसों x2 बन जाएगा, फिर x3 बन जाएगा, फिर x4 बन जाएगा, आफ्टर 10 डेज जो है ना ये x पावर 9 बन जाएगा, एंड सो ऑन। So xk represents a state vector and these are the probabilities। For example, we have n states, so we have n probabilities p1 p2 up to pn, and k is the observation period। मतलब आज शुरू का दिन है तो k is 0, फिर एक दिन बाद k is 1, 2 दिन बाद k is 2, 3 दिन बाद k is 3 and so on, ठीक है। So k denotes the observation period and j denotes the state, ठीक है। एंड व्हेन x is 0 दिस इज कॉल्ड द इनिशियल स्टेट। तो अब इन्होंने कहा है कि इन अ प्रोसेस इफ यू वांट टू फाइंड द नेक्स्ट स्टेट एंड इफ द ट्रांजिशन मैट्रिक्स इज गिवन, सो यू नीड इनिशियल स्टेट वेक्टर। अगर आपको नेक्स्ट स्टेट में इंटरेस्ट है, मतलब आज मौसम खुश्क है, कल बारिश होगी कि नहीं, तो व्हाट विल बी द स्टेट वेक्टर ऑफ टुमारोज वेदर। So to a state vector of tomorrow's weather will be x1 and it can be obtained using the matrix multiplication p with the initial state, ठीक है। तो x1 is equal to t x0, initial state vector आपके पास लाजमी होगा, ठीक है। ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी आपके पास होगा, इनिशियल स्टेट वेक्टर और t को मल्टीप्लाई करें, you will get the next state vector। Similarly, x2 can be obtained by multiplying the transition matrix with x1, or we can obtain this x2 by, since x1 is equal to tx0, so x2 can be obtained using t square x0। So the state vector xk can be obtained as t पावर k x0। अगर आपके पास
इनिशियल स्टेट वेक्टर हो तो यू कैन फाइंड द स्टेट वेक्टर ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन पीरियड। तो दिस इज द प्रोसीजर, ये फार्मूला है उसका, ये हमने जो लाया है देखिए x k इज इक्वल टू टी एन एक्स और ये वो प्रोसीजर है। अब इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं कि हाउ टू फाइंड द स्टेट वेक्टर ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन पीरियड। फॉर एग्जांपल हम ये वेदर को डिस्कस कर रहे हैं, अभी अभी जो हमने मैट्रिक्स बनाया वो वाला। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास अब ये मैट्रिक्स था एग्जांपल नंबर 1 में ट्रांजिशन मैट्रिक्स, वो पेशावर शहर का है, वो है 2/3, 1/3, 1/2 एंड 1/2। और आज मौसम भी खुश्क है, सो x0 इज, मौसम खुश्क है, सो x0 विल बी ड्राई वेदर 1 एंड रेनी वेदर, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट टुमारो, व्हाट अबाउट टुमारो? तो टुमारो के लिए हम लेंगे, वी हैव टू फाइंड x1 and x1 is obtained as t into x power 0, simply multiply करें। so what is t? t is 2/3, 1/3, 1/2, 1/2, 1 0, multiply them, you will get the states for tomorrow weather। 2/3 into 1, 2/3 plus 0, 2/3, 1/3 into 1, 1/3। so tomorrow, सर ये जो इनिशियल जी जी सर, इनिशियल सर। स्टेट का, जी जी इनिशियल स्टेट वेक्टर है, इसमें जो फर्स्ट एंटिटी है इसको हम अगर रेनी कंसीडर कर लेते हैं देन ये तो 0 1 भी हो जाएगा। इसको अगर हम क्या कंसीडर करें, रेनी एंटिटी, ड्राई में कंसीडर करें असल में रेनी। असल में हमने यहाँ पर डी आर इस ऑर्डर में लिया है ना, तो फिर आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर भी चेंज होगा, वो आप कर सकती है। ओके सर। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है ना कि आपका मैट्रिक्स किस ऑर्डर में है, बिल्कुल आप ले सकते हैं, आप रेनी को पहले ले, ड्राई को बाद में ले। ठीक है, ओके सर। ओके। तो दिस इज द स्टेट। देखिए अब ये टुमारो, ये कल की वेदर की प्रोबेबिलिटी है कि ड्राई वेदर के इतने % चांसेस हैं और रेनी वेदर के इतने % चांसेस हैं। सो यू कैन फाइंड एनी स्टेट, ये कल का दिन है तो फिर आप x2 फाइंड करें, फिर x3 फाइंड करें एंड सो ऑन, तो कर सकते हैं ना। देखिए x2, x3, x4, x5, देखिए इन्होंने क्या किया, प्रीवियस यूज किया है, x2 इज इक्वल टू tx1 यूज किया है। यू कैन आल्सो यूज x2 इज इक्वल टू t स्क्वायर x0। आप ये सारे स्टेट्स यूजिंग इनिशियल स्टेट वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप x2 में इंटरेस्टेड हैं, सो x2 कैन बी ऑब्टेन्ड एज tx1 इस तरह, बट x2 कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड एज t स्क्वायर x0। x0। इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द प्रोसीजर। अब देखिए यहां पर आपको मैं एक चीज बता दूं, देखिए यहाँ पर ये जो है ना 0.63, ये रिजल्ट जो है ना पहले आया 0.67, फिर 0.33, 0.614, 0.386, 0.604, 0.396, 0.603, 0.397, 0.603, 0.397। तो देखिए चौथे दिन जो प्रोबेबिलिटी है वही प्रोबेबिलिटी पांचवें दिन भी है। दिस मींस दैट हमारा रिजल्ट जो है ना फर्दर वो चेंज नहीं हो रहा, फर्दर ये चेंज नहीं हो रहा। अगर आप x6 डिफाइन करें, x6 will be the same, x7 will be the same, x8 will be the same। तो ये जो हमारे पास ये जो वेक्टर आ रहा है x4 और x5, this is called the steady state vector, this is called the steady state vector। ठीक है, इसका मतलब है कि अब इस शहर में जो प्रोबेबिलिटी है रेनी वेदर और ड्राई वेदर की, बस ये फिक्स है, इसमें मजीद फर्दर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती। सो दिस इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट वेक्टर। स्टेडी स्टेट वेक्टर इज दैट वेक्टर जो फर्दर वो चेंज नहीं होता, वो जो मार्कोव प्रोसेस है ना, वो जो फिर वो स्टेडी बन जाता है, उसका जो रिजल्ट है वो फिर फर्दर चेंज नहीं होता। तो उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट वेक्टर। हम कहते हैं कि द प्रोसेस, हम इसमें कहते हैं कि द प्रोसेस हैज रीच्ड द इक्विलिब्रियम, द प्रोसेस हैज रीच्ड द इक्विलिब्रियम, मतलब ये फर्दर इंप्रूव नहीं करता,
इस बात की समझ आएगी? जब ये किसी फिक्स्ड वेक्टर को कन्वर्ज करता है। देखिए इसी तरह यहां पर भी इसने एक फिक्स्ड वेक्टर को कन्वर्ज कर लिया है। सो दिस मींस दैट दिस प्रोसेस हैज रीच्ड द इक्विलिब्रियम। देखिए यहां पर लिखा है कि मार्कोव प्रोसेस हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम। ये क्लियर हो गया? यस सर। तो इन मार्कोव तो सर वहां Yes, पर sir. गर्मी होगी या सर्दी बहुत होगी उस जगह? कहां पे? ये देखिए ना, ये आप यहां पर इनको कंपेयर करें, 2/3 ग्रेटर है कि 1/3 ग्रेटर है? तो ड्राई वेदर के चांसेस ज्यादा है ना। आओ जी। ये गर्मी और सर्दी की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी। यस सर, तो अगर बारिश होगी तो सर्दी होगी ना सर जी? हाँ, तो बारिश के चांसेस कम है ना यार, आजकल तो वैसे भी 1 और 3 आओ करें सर, बारिश के चांसेस कम, ठीक है सर जी, हमने गांव में लव करना है सर जी। तो लव करो ना। ये एग्जैक्टली पेशावर के लिए तो नहीं, ये तो फॉरेन बुक है, पता नहीं किस सिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, टेंशन ना लो। यस, ये और तो वैसे भी यूटी का बुक है सर जी, बहुत पुराना होगा, ये 2000 का हालात होंगे। नहीं खैर, नए में भी ये एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए, ये एक एग्जांपल नंबर 5 है कि लेट टी दिस बी अ ट्रांजिशन मैट्रिक्स एंड दिस इज द इनिशियल स्टेट वेक्टर 1 over 3 एंड 2/3। तो इन्होंने कहा कि जब हम x1 फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास 2/3 1 over 3 आता है, x2 फाइंड कर लेते हैं तो 1 over 3 2/3 आता है, x3 फाइंड करते हैं तो 2/3 1 over 3 और x4 1 over 3 2/3। तो ये हमारे पास दो तरह के वेक्टर्स आते हैं, कभी 2/3 1 over 3 तो कभी 1 over 3 2/3। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है, दिस ऑसिलेट्स बिटवीन टू वेक्टर्स 2/3 1 over 3 एंड 1 over 3 2/3। तो इस सिस्टम के लिए हमारे पास कोई फिक्स वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ना, दिस वेक्टर दिस मार्कोव प्रोसेस डू नॉट रीच द इक्विलिब्रियम प्रोसेस। अब ये इसको रिलेट करेंगे आगे कि कौन सा सिस्टम जो है उसके बारे में आप कह सकेंगे कि दिस सिस्टम मस्ट रीच द इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सा वो प्रोसेस होगा, कौन सा मार्कोव प्रोसेस होगा जिसके बारे में आप श्योर होंगे कि दिस प्रोसेस विल रीच द इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये जो है ना, ये इक्विलिब्रियम को रीच नहीं करता, ये कभी हमें एक वेक्टर देता है कभी दूसरा। ठीक है, दिस ऑसिलेट्स बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। अच्छा, ये जो वेक्टर है u1 u2 अप टू un, इसकी डेफिनेशन है कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी वेक्टर्स बिकॉज़ द सम ऑफ ऑल दीस कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1। तो अब यहां पर इन्होंने डिस्कस किया एग्जांपल नंबर 6 में कि इसमें प्रोबेबिलिटी वेक्टर्स कौन-कौन से हैं। देखिए 1 over 2 1 over 4 1 over 4 and 1 over 3 2/3 0, these are the probability vectors। क्योंकि आप इनको ऐड करेंगे ना 1 over 4 और 1 over 4 को, तो इससे 1 over 2 आएगा, 1 over 2 को 1 over 2 में ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1। Similarly 1 over 3 2/3 is 3/3, 1 1 plus 0 is 1। So this is called the probability vector because the sum of all its components is equal to 1 and also the sum of all of these components is equal to 1। और सारे जो components है वो नॉन नेगेटिव है क्योंकि probability नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये जो दो वेक्टर्स है, ये probability वेक्टर्स इसलिए नहीं है कि आप इनको ऐड करें, ये 1 के बराबर नहीं आएगा। आप इनको ऐड करें 1 over 5 1 over 5 और 2/5, 1 over 5 1 over 5 2/5 और 2/5, तो ये 4 over 5 आता है ना। एग्जैक्टली सर जी। तो ये इक्वल टू 1 नहीं है। अगर इक्वल टू 1 नहीं है तो ये प्रोबेबिलिटी वेक्टर नहीं है। सिमिलरली ये भी प्रोबेबिलिटी वेक्टर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर मार्कोव प्रोसेस। रेगुलर मार्कोव प्रोसेस किसे कहते हैं? रेगुलर मार्कोव प्रोसेस उसको कहते हैं कि अगर किसी मार्कोव प्रोसेस का जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज इन सम पावर आर पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल देखिए ये एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, तो देखिए ये जो एंट्रीज है ये सारी जो है ना नॉन जीरो है, नॉन जीरो है ना। यस सर। तो अब जो मार्कोव प्रोसेस है, देखिए हमने यहां पर डिस्कस भी कर लिया, ये रेगुलर मार्कोव प्रोसेस है और जो रेगुलर मार्कोव प्रोसेस होता है वो इक्विलिब्रियम को रीच करता है। अब रेगुलर मार्कोव प्रोसेस ऑलवेज रीचेस टू द इक्विलिब्रियम। देखिए हमने अभी डिस्कस किया यहां पे देखिए
इसका ये जो प्रोबेबिलिटी या ट्रांजिशन मैट्रिक्स है इसकी सारी एंट्रीज नॉन जीरो है, इस वजह से इसने इक्विलिब्रियम पोजीशन रीच किया है, इक्विलिब्रियम को, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स था वो रेगुलर था, तो इस वजह से मार्को प्रोसेस भी रेगुलर है, और जो मार्को प्रोसेस रेगुलर होता है वो इक्विलिब्रियम रीच करता है, ठीक है। तो a Markov process is regular if all the entries in some power of p are positive. A Markov process called, अच्छा, a transition matrix is called regular. तो जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स रेगुलर होता है वो मार्को प्रोसेस भी रेगुलर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप अगर कोई ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऐसा लें 2 1 0 2, तो अब देखिए यहां पर ये एक एंट्री 0 है, ठीक है, लेकिन आप टी स्क्वायर फाइंड करें, टी स्क्वायर फाइंड करें, तो टी स्क्वायर विल बी 2 1 0 2। ये तो पहले तो ये मैट्रिक्स ट्रांजिशन मैट्रिक्स है ही नहीं, मैं इस तरह ले लेता हूं जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स हो 1 1/3 और 2/3, 1 1/3 0 2/3, 1 1/3 2/3, इनको आप मल्टीप्लाई करें, अगर ये आफ्टर प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 1 into 1 and 1/3 into 0, 1 into 1/3 प्लस दिस, तो 1/3 प्लस 2/9 समथिंग आ जाएगा, 0 into 0 0 आ जाता है, दिस इंटू दिस सम नॉन जीरो नंबर आ जाएगा, तो देखिए फिर से 0 आ गया, टी स्क्वायर में फिर 0 आ गया, अगर टी क्यूब में भी 0 आता है, टी 4 में भी 0 आता है, अगर आप इस टी के पावर्स लेते जाएं, यहां पर तो 0 है, लेकिन आपने टी स्क्वायर लिया फिर भी 0 आ गया, टी क्यूब आपने लिया फिर भी 0 आ गया, टी 4 भी आपने लिया फिर भी 0 आ गया, तो फिर ये मैट्रिक्स रेगुलर नहीं होगा, ये मैट्रिक्स फिर रेगुलर नहीं होगा। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स में, ट्रांजिशन मैट्रिक्स में यहां पर कहीं पर 0 है, और जब आप उसका पावर लेते हैं, टी स्क्वायर लेते हैं या टी क्यूब लेते हैं, और आफ्टर टेकिंग दैट पावर वो सारी एंट्रीज नॉन जीरो बन जाए, तो फिर वो मैट्रिक्स रेगुलर होगा, और फिर वो मार्को प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम को रीच करेगा। वो कहां रीच करेगा? इक्विलिब्रियम को। फॉर एग्जांपल यहां पर इन्होंने दिया होगा, देखिए ये टी है, तो ये नॉन जीरो 0.2 0.8 नॉन जीरो 1 नॉन जीरो, लेकिन ये 0 है, ठीक है, इसका हमने स्क्वायर ले लिया, तो स्क्वायर में सारे जो है ना नॉन जीरो बन गए। सो नाउ दिस इज अ रेगुलर, नाउ दिस इज अ रेगुलर मैट्रिक्स, this is a regular matrix, and now the process, the Markov process will also be regular, and that process will reach the equilibrium, वो करेगा equilibrium को reach करेगा, ठीक है। इस बात की समझ आ रही है कि नहीं? Yes, sir. A transition matrix is regular if all the entries in that matrix are non-zero, and if one of them or some entries of that matrix are 0, but after taking the powers of that matrix all the entries becomes non-zero, then that matrix is said to be a regular matrix, and then that Markov process will also be regular, and the Markov process will reach the equilibrium. अब नेक्स्ट यहां पर ये जो थ्योरम है इसका ये फायदा है, ये कहते हैं कि अगर आपने किसी सिस्टम के लिए स्टेडी स्टेट वेक्टर फाइंड करना है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड अ स्टेडी स्टेट वेक्टर फॉर अ सिस्टम, फॉर एग्जांपल यहां पर हमने ये जो एग्जांपल नंबर 2 और 3 थे, ये जो एग्जांपल नंबर 2 है या 3 है, ये यहां पर हमने एक वेक्टर से स्टार्ट ले लिया, ठीक है, और हम मल्टीप्लाई करते गए, x1 हमने फाइंड किया, फिर x2 हमने फाइंड किया, फिर x3 हमने फाइंड किया, फिर x4 हमने फाइंड किया, फिर x5 हमने फाइंड किया, तो आफ्टर 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हमें पता चला कि दिस इज द स्टेडी स्टेट वेक्टर फॉर दिस मार्को प्रोसेस। तो ये एक काफी लेंथी प्रोसीजर है, ये बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है। यहाँ पर इस थ्योरम की मदद से इन्होंने आपके लिए आसान बनाया कि हाउ टू इजीली ऑब्टेन अ स्टेडी स्टेट वेक्टर फॉर अ मार्को प्रोसेस। यहां पर ये लिखते हैं कि
if the transition matrix of a regular Markov process, then as n approaches infinity, Tn must approaches a matrix A. ये कहते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स रेगुलर है, ये देखिए चूंकि ये T रेगुलर है ना, ये T रेगुलर है, ये कहते हैं कि आप T के पावर्स लेते जाएं, मतलब T स्क्वायर आपने क्या फाइंड किया, T क्यूब आपने फाइंड किया, T पावर 4 आपने फाइंड किया, T पावर 6 आपने फाइंड किया, तो आफ्टर फाइंडिंग सम पावर्स all the columns of that matrix will become the same. देखिए ये कहते हैं कि जब आप T पावर n and when n approaches infinity, तो अगर ये T रेगुलर है तो फिर ये जो T के कॉलम्स हैं ये सेम बन जाएंगे, ठीक है। एवरी कॉलम विल बिकम द सेम वेक्टर एंड दिस वेक्टर विल बी द स्टेडी स्टेट वेक्टर। बात समझ आ रही है कि नहीं? नो सर, इस बात की समझ नहीं आई। अच्छा, इस बात की आपको समझ नहीं आई, ये मैं समझा देता हूं। देखिए ये जो हमारे पास एग्जांपल है T, अभी कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, ये आप कैलकुलेटर से ट्राई कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप T स्क्वायर लें, ठीक है, फिर आप T क्यूब ले सकते हैं ना ये? यस सर। फिर आप T4 लें, आफ्टर सम पावर, आफ्टर सम टाइम हो सकता है T3 में आपको मिल जाए या T4 में, आपको यहां पर सेम एंट्रीज मिलेंगी, सेम। ये जो कॉलम होगा और ये जो कॉलम होगा ये क्या होंगे? सेम होंगे। ओके सर। ये जो एग्जांपल 1 हमने डिस्कस किया, एग्जांपल 1 क्या था? 2/3, 1/3, 1/2, 1/2। तो जब आप ये T स्क्वायर, T क्यूब, T4 ये फाइंड करेंगे ना, ठीक है, तो यहां पर आपको जो एंट्रीज मिलेंगी दे विल बी द सेम। और वो एंट्रीज आपको पता है क्या होंगी? वो एंट्रीज क्या होंगी? देखिए इस मार्कोव प्रोसेस का हमारे पास जो आंसर आया था, स्टेडी स्टेट वेक्टर क्या था? स्टेडी स्टेट वेक्टर ये था 0.603 एंड 0.397। तो 0.603, 0.397, ये आप ट्राई कर सकते हैं। 0.603 और 0.397। मतलब if a process is regular, so after taking powers of T, after some time all the columns of T will become the same। और ये जो कॉलम होगा ना, that will be the steady state vector। ये आपका क्या होगा? स्टेडी स्टेट वेक्टर होगा। बात समझ आ रही है? यस सर। तो इंस्टेड ऑफ दिस देखिए ये जो हम कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन, यू कैन आल्सो टेक द पावर्स ऑफ T। देखिए आपको T पावर 5 में हो सकता है आपको ये वेक्टर मिल जाए, ठीक है। यस सर। अगर आपसे कोई कहे कि दिस मार्कोव प्रोसेस एंड फाइंड द स्टेडी स्टेट वेक्टर ऑफ दिस प्रोसेस, तो सिंपली मल्टीप्लाई T विद इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। तो T स्क्वायर, T क्यूब, T पावर 4, T पावर 5, जब आप सारे कॉलम सेम बन जाए तो आप एक कॉलम का आप कह दें कि दिस इज, क्योंकि सारे कॉलम्स एक जैसे होंगे तो आप कह देना कि दिस इज द रिक्वायर्ड स्टेडी स्टेट वेक्टर फॉर दिस मार्कोव प्रोसेस, ठीक है। इस थ्योरम में इन्होंने ये कहा है। दूसरा तरीका ये है, स्टेडी स्टेट वेक्टर का मतलब ये है कि वो वेक्टर जिस पर आप कोई ट्रांजिशन मैट्रिक्स अप्लाई करें और वो चेंज ना हो, इसको कहते हैं ना steady state vector। means that when we apply the transition matrix over some vector and we will get the same vector again, इसको कहते हैं steady state vector। केस पर आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें and the vector is unchanged, इसको कहते हैं steady state vector। तो अब यहां से आपने u फाइंड करना है, ये सबसे बेस्ट मेथड है टू फाइंड अ steady state vector। आसान भी है, आप लेके let u be the steady state vector for this process, ठीक है। then from this equation we can have u minus tu
is equal to 0, taking u as common, so I minus t, u is equal to 0. चलो मैं इसको एग्जांपल 1 के लिए सॉल्व कर लेता हूं. I is 1 0 0 1. This is identity matrix. Minus t. T is 1 over 3. No, 2 by 3. 1 by 3, 1 by 2, 1 by 2. 1 by 3, 1 by 2, 1 by 2. एंड चूंकि u अननोन है, u के दो कंपोनेंट्स होंगे, वो मैं ले लेता हूं u1 और u2. सॉल्व दिस सिस्टम. होमोजेनियस सिस्टम है ना, एशेलॉन फॉर्म की मदद से सॉल्व करें. So you have 1 minus 2 by 3. 1 by 3. And 0 minus 1 over 2. Minus 1 over 2. 0 minus 1 over 3. Minus 1 over 3. And 1 minus 1 over 2. 1 over 2. 1 over 2. Into u1. बस नहीं है. थोड़ा सा पर करें. u2 is equal to 0. एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर लें. Adding row 2 with row 1, so we will get 1 over 3 minus 1 over 2, 0 0 u1 u2 is equal to 0. So from equation 1, 1 over 3 u1 minus 1 over 2 u2 is equal to 0. Yeah, u1 is equal to 3 by 2 u2. सही? Yes, sir. Okay. If u2 is equal to 1, then u1 is equal to 3 by 2. 3 by 2. If u2 is 1, आर्बिट्री है ना, तो u2 को तो हम 1 ले नहीं सकते. ऐसा वेक्टर आपने लेना है. लेट u2 is equal to r, then u1 is equal to 3 by 2 r. ये आएगा ना. दिस Yes, sir. लेकिन चूंकि this is a probability vector, so the sum of these two components must be equal to 1. 1. So r plus 3 by 2 r must be equal to 1. फिर क्या आएगा? 5 over 2 r is equal to 1. r is equal to 2 by 5. 2 by 5. r is equal to 2 by 5. यहां पर पुट कर दें. तो ये u1 जो है ना 3 by 5 आएगा. और u2 क्या आएगा? 2 by 5 आ रहा है. 2 by 5. और देयर सम क्या आता है? 1. 1 sir. 3 by 5 और 2 by 5. इसको आप कैलकुलेटर से चेक करते हैं. थ्री बाय 5 0.6. ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया 0.6. और ये दूसरा जो है ना वो 0.4 आएगा. तो ये वो रिक्वायर्ड स्टेडी स्टेट वेक्टर है. उस एग्जांपल में जो है ना
0.6 और 0.4, तो दिस इज द रिक्वायर्ड स्टेट वेक्टर। यहां पर जो है इन्होंने दिया था इस एग्जांपल में ये 0.603 और 0.397, तो देखिए किसको अप्रोच कर रहा है, 0.397 0.4 को अप्रोच कर रहा है ना, और ये 0.6 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए हमें कितना इजीली हमें वो स्टेडी स्टेट वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, आपको समझ आ गई? यस सर। अगर आपने स्टेडी स्टेट वेक्टर फाइंड करना है तो तीन मेथड्स है, या तो आप टीयू इज इक्वल टू यू ले और इस प्रोसीजर से सॉल्व करें, आपको यू मिल जाएगा। ठीक है, या आप टी के पावर्स लेते जाएं, टी स्क्वायर, टी क्यूब, टी 4, टी 5, टी की जब सारे कॉलम सेम बन जाएंगे, डेट कॉलम इज द स्टेडी स्टेट वेक्टर। या आप इस तरह करें कि इनिशियल स्टेट वेक्टर से शुरू करें, उसको टी से मल्टीप्लाई करते जाएं, x1 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करें x2 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करें x3 आएगा, x4, x5, और आपको स्टेडी स्टेट वेक्टर मिल जाएगा। सही? ओके सर। इसी के साथ बिल्कुल सही सर जी। ये टॉपिक कंक्लूड हो गया। एक्सरसाइज आप लोगों का अपना काम है। देखिए इस पे एक एग्जांपल भी यहाँ पर स्टेडी स्टेट वेक्टर पे एक और एग्जांपल भी हो चुका है, एग्जांपल नंबर 8, और फिर एक्सरसाइज है, आप जाने और एक्सरसाइज, और बस बात खत्म। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये आप देख लें, इससे आप पहले प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना लें और फिर उस सिस्टम को आप सॉल्व करें। सही? ओके सर। बस इतना काफी है आज के लिए, और मिड टर्म के लिए भी इतना काफी है। ठीक है।